नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट की। मोतियाबिंद आंख में धीरे धीरे विकसित होता है और शुरुआत में इससे दृष्टि प्रभावित नहीं होती, लेकिन समय के साथ ये देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति को अपनी प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों को करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आज आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है डॉक्टर सुदर्शन कुमार खोकर। डॉक्टर खोकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर खोकर आज मोतियाबिंद से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। मोतियाबिंद में आंखों की रोशनी कम होने लगती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना करवाया जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी आंखें, जिससे हम संसार के सभी रंगों की सुंदरता का आनंद ले पाते हैं। इसलिए आंखों की देखभाल बेहद जरूरी है। खासकर बढ़ती उम्र के साथ इनका ध्यान रखना और जरूरी हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि 50 से अधिक उम्र के लोगों को मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है। मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कैटरैक्ट कहा जाता है। मोतियाबिंद आंखों की वो समस्या है जिसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी में धुंधलापन आने लगता है, जिससे दिखाई देना कम हो जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। मोतियाबिंद एक आंख में भी हो सकता है या फिर दोनों आंखों में भी हो सकता है। आम भाषा में कहा जाए तो आंखों के लेंस के ऊपर एक तरह की परत का जम जाना मोतियाबिंद है, जिस वजह से आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। मोतियाबिंद के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें बढ़ती उम्र, डायबिटीज की समस्या, आंखों पर देर तक सूरज की रोशनी पड़ना, आंखों में किसी तरह की चोट या सूजन, धूम्रपान ज्यादा करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आना, रेडिएशन थेरेपी या फिर इसके पीछे आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। वहीं मोतियाबिंद के लक्षणों की बात करें तो इसमें आंखों से धुंधला या स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। शाम होने के बाद देखने में मुश्किल होती है। कोई भी वस्तु दो दिखाई देने लगती है। रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और रंगों को पहचानने में उलझन होने लगती है। मोतियाबिंद के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे सेकेंडरी मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद ग्लूकोमा के लिए हुई सर्जरी के बाद होने की संभावना होती है। ट्रॉमेटिक मोतियाबिंद, आंख में लगी किसी चोट के कारण होने वाले मोतियाबिंद को ट्रॉमेटिक मोतियाबिंद कहा जाता है। चोट के कई साल गुजरने के बाद भी मोतियाबिंद हो सकता है। कंजेनिटल मोतियाबिंद, ये जन्मजात या बचपन से होने वाला मोतियाबिंद है। ये मोतियाबिंद काफी अधिक छोटा होने के कारण आंख की दृष्टि को प्रभावित नहीं करता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आंख के लेंस बदलने पड़ सकते हैं। रेडिएशन मोतियाबिंद, कुछ मोतियाबिंद का कारण रेडिएशन के संपर्क में आने से होता है। मोतियाबिंद का इलाज मरीज की दृष्टि पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी किसी मामले में चश्मे के नंबर लेंस को बदलकर भी इलाज संभव है। और अगर मोतियाबिंद का स्तर बढ़ जाए तो सर्जरी की जाती है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो आप भी अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। डॉक्टर खोकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए। डॉक्टर खोकर, शुरुआत करें तो आप थोड़ा बताइए मोतियाबिंद क्या है और ये क्यों हो जाता है, क्या वजह है इसके पीछे? मोतियाबिंद जिसको कैटरैक्ट कहते हैं, ये मेरे हिसाब से कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। इट्स एजिंग प्रोसेस। जिस तरह कुछ उम्र के बाद लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि बाल सफ़ेद नहीं होते कुछ जनरेशंस में, बट ज़्यादातर लोगों में देखें 95% पीपल विल स्टार्ट हैविंग एजिंग थिंग। जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है बिकॉज फ्लूइड जॉइंट का कम हो जाता है। उस तरह लेंस के अंदर लेंस जो है वो कुछ क्लियर फाइबर से बना होता है, और कुछ समय के बाद अगर उम्र ज़्यादा हो जाती है सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण वो जो फाइबर्स होती हैं वो अपना पारदर्शिता खो बैठती हैं। सो द ट्रांसपेरेंसी इज़ लॉस्ट, सो कैटरैक्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे कहा गया है डायबिटीज़ में
आँख के अंदर पंप सिस्टम होता है जो फ्लूइड को बाहर पुश करता है, पर डायबिटीज़ के कारण वो पंप सिस्टम काम करना कम कर देता है, सो लेंसेज स्वेल अप हो जाते हैं, जल्दी कैटरैक्ट बन जाता है। अमूमन देखा गया है कि जो डायबिटीज़ वाले कैटरैक्ट हैं वो लगते एज रिलेटेड कैटरैक्ट जैसे हैं, मगर वो जल्दी आ जाते हैं, 10 या 20 साल पहले आ जाते हैं। अच्छा। अब हम कुछ स्टडी कर रहे हैं एम्स में, हमने देखा है हमारे पास छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं जो डायबिटीज़ के कारण उनको कैटरैक्ट हो रहा है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। सो हो सकता है इन बच्चों को पहले कोई डेंगू फीवर या कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसके कारण उनके पैनक्रियास पे असर पड़ा और इंसुलिन जो बॉडी में बनना बंद हो गया है, उसके कारण उनको कैटरैक्ट बन गया है। और कैटरैक्ट का इलाज एक ही है कि ऑपरेशन करके उसको निकाला जाए, क्योंकि ये जो लेंस है ये हार्ड हो जाते हैं आँख में और ये पारदर्शिता खो बैठते हैं। सो जो बाहर से किरणें आ रही हैं वो आँख के अंदर रेटिना पे फोकस नहीं हो सकती हैं। सो बेसिक सर्जरी ही इसका इलाज है, किंतु अगर मोतिया कम है और हम चश्मे से देखें कि उसमें नंबर बढ़ रहा है तो हम कुछ के लिए उसको डिले कर सकते हैं कुछ समय के लिए, पर बेसिकली परमानेंट ट्रीटमेंट इज अ कैटरैक्ट सर्जरी ओनली। ठीक। अच्छा, आपने एक बताया अभी डायबिटीज़ की वजह से जो मोतियाबिंद हो रहा है, और भी कोई कारण है और भी वजह है क्या? दूसरे हैं कंजेनिटल कैटरैक्ट्स, जिसके हमारे यहाँ आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर हैं पेशेंट्स के। उसमें क्या होता है कि बचपन से ही पैदाइशी ही बच्चे कंजेनिटल कैटरैक्ट लेके पैदा होते हैं। अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो या माँ का ठीक से न्यूट्रिशन ना हो उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें कैटरैक्ट बनने की चांस होती है। फिर दूसरा ग्लैक्टोसीमिया, जैसे डायबिटीज़ बड़ों में होती है, बच्चों में एक होती है चीज़ जैसे ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। और उन बच्चों को अगर हम दूध पिलाते हैं, माँ का भी या दूसरा दूध भी, तो उनके लिए इट्स ऑलमोस्ट पॉइजन फॉर देम, बिकॉज वो उनके हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। डॉक्टर खोकर, पहले कॉलर जुड़ गए हैं। जरूर। अखिलेश ने हमें कॉल किया है, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू सो मच मैम, एंड माय क्वेश्चन इज लाइक हाउ आई शुड डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लेंस, बिकॉज आई जस्ट वेंट टू डॉक्टर, उन्होंने बोला कि एल्केन लेंस फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन, दिस इज फ्रॉम अमेरिका, दिस इज गुड। एक हॉस्पिटल मुझे चार्जेस बताता है 1 लाख रुपए, दूसरा हॉस्पिटल मुझे चार्जेस बताता है 50,000, एंड देयर इज वन हॉस्पिटल इन चंडीगढ़ हु आर डूइंग दिस फ्री सर्जरी। सो फॉर द लेमैन पर्पस, लाइक एक आम आदमी के लिए, वेयर शुड आई गो एंड हाउ शुड आई डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लेंस, विच लेंस आई शुड प्रेफर, और किस हॉस्पिटल में जाके मतलब मुझे बेस्ट चीज मिल सकती है? अखिलेश, आप कॉल पर बने रहिए। कंफ्यूज इन दिस। एक सिंपल फादर को कैटरैक्ट था और वो भी इमेच्योर, तो उसको रिमूव कराना था, तो उसके लिए जस्ट मुझे ये कंफ्यूजन आ रहा है कि हाउ शुड आई गो फॉर द डॉक्टर एंड व्हिच बेस्ट सॉल्यूशन आई शुड गेट। बिल्कुल अखिलेश, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर खोकर, आप कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। ठीक है अखिलेश, आप जवाब सुनिए। You open a Pandora's box now. You can have a tea at the stall outside also. You can go to 5-star and have tea at 500 rupees, for which I think there will be lots of tweets coming later on. 2 bananas can cost 500 rupees. So basic thing, the lens is made of a material called HIMA. It's a material which is a chemical which is the same cost across the board anywhere. So if you get the processing, if come from USA, you pay up the duties, the prices go up a little bit. So the actual cost of the lens is not too much. The charges which is charging 1 lakh rupee or 50,000 is for the infrastructure where you're going to. If you go to a 5-star hotel, I mean you can go to 5-star hospitals also. So basically the cost of the lens, as of now, I think there are 4-5 lenses which are top at the same level, and the costing between 5 to 10,000 is the cost of the lens per se. These are the monofocal lenses. Then you can have multifocal lenses, which can focus the near and distance both, and you don't have to wear glasses later on. So whenever you have these special lenses, premium ones, like a toric lenses, in which the cylindrical power also comes in use, so then the price goes up. But basically, if you want to get a simple cataract surgery with a monofocal lens and the patient is willing to wear glasses for the near work later on, the cost should not be too much. डॉक्टर खोकर, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है जो अस्पताल है वो अपने चार्जेस ले रहा हो, लेंस की कीमत आप बता रहे हैं कि करीब करीब 10,000 के आसपास है, 5 to 10,000 depending on monofocal, and it can go to 50,000 depending if you're using a multifocal lenses. ठीक है। But these prices are printed on the boxes, so these prices are fixed. The rest of the cost is of the infrastructure of the hospital. ठीक है। एक और कॉलर हैं, दीपक ने कॉल किया है, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ, सवाल पूछिए दीपक। मैम, मेरे ना वाइफ की चोट लगी थी आँख में जी। जो ये पुतली है वो कट गई है, वो काफ़ी इलाज भी करवाया मैंने, मेरठ में भी करवाया है, और ये सही नहीं हो रहा है। पहले ठीक हो गया था, उसके बाद वापस वाइट हो गई है ये। अच्छा जी। ठीक है,
ठीक तो है मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल, हम पूछते हैं। डॉक्टर खोकर बताइए जी क्या। दीपक जी, इसमें आपकी आंख की पुतली पे चोट लग गई है। पुतली का मतलब आप जैसे घड़ी का शीशा है आपका, वो खराब हो गया है। अगर घड़ी की मशीन ठीक चल रही है आपकी, तो हम शीशा बदल के घड़ी को चला सकते हैं। पर किंतु अगर हम जांच करके देखें कि पीछे रेटिना में भी कुछ जान नहीं है और ऑप्टिक एट्रोफी हो चुकी है, इन केसेस में शीशे बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अब मेरा चाहूँगा कि आप किसी हॉस्पिटल जाकर आँख का अंदर का इवैल्यूएशन कर लें। अगर उसमें रोशनी है आँख में, सो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आपको। ये कैटरैक्ट वाला पेशेंट नहीं है। अच्छा, तो ये हो पहले सकता पता है कर लें। इसमें कैटरैक्ट भी हो ट्रॉमेटिक, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम आगे की ओपेसिटी को हटा देंगे। यानी पहले ये क्लियर कर लें कि जी। वो कैटरैक्ट है या फिर रेटिना में ही कोई या दिक्कत कॉर्निया, हो। दिस इज ठीक है, ये कॉर्निया। बेसिकली कॉर्निया में लग रहा है हमें। पर कॉर्निया के इलाज से पहले भी हमें रेटिना इवैल्यूएशन करना पड़ेगा मशीन्स के द्वारा, ताकि देखिए कि मशीनरी अंदर काम कर रही है। अगर आँख की नस और रेटिना बिल्कुल नॉर्मल है तो हम ये पुतली का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीपक आप पहले पता करें कि जो नुकसान हुआ है आँख को वो कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है, और उसके हिसाब से फिर आप आगे इलाज करवाएं। और डॉक्टर आप बता रहे थे हमें जो मोतियाबिंद के प्रकार हैं जी, उसके बारे में अगर आगे बताएं। जी जैसे इन्होंने बोला ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉमेटिक। अब ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट किस उम्र में होता है? जब बच्चे छोटे हैं, वो घर में रहते हैं। ये अक्सर बच्चों में देखा गया है एंड यंग पीपल। स्पोर्ट्स रिलेटेड ज़्यादा होता है। जो हमने एक स्टडी करी आरपी सेंटर में, हमने रियलाइज़ किया है कि दिवाली और दशहरा के आसपास वो तीर कमान जब चलाते हैं, जब हम बच्चों को ले आते हैं मेला देखने के लिए, तीर कमान लेते हैं, उसके आगे प्लास्टिक का टिप होता है जो ब्लंट होता है, उसे चलाते हैं। उससे वो टूट जाता है हफ्ते 10 दिन में। फिर बच्चे क्या करते हैं, या पेंसिल लेके उसको शार्पन करके या झाड़ू की तीली लेके उससे वो चलाते हैं। सो वो एक बार आँख में लगता है तो वो आँख को काफ़ी नुकसान करता है, वो कॉर्निया को ख़राब करता है, कैटरैक्ट करता है। सो हमने पाया है कि ये तीर कमान से और पटाखों से दिवाली के आसपास, लाइक यूएस से ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जब भी कुछ पटाखों का या कुछ सेलिब्रेशंस होती है, वो कंट्रोल्ड एरिया में होता है और सारा कंट्रोल्ड ट्रिगरिंग होता है उसमें। इंडिया में आपने पटाखे ले लिए, हम चला रहे, सड़क पे कोई जा रहा है बाय स्टैंडर्ड, जो चला रहा है वो तो देख रहा है, वो अपनी आंख बंद कर लेगा या बच जाएगा। पर जो बाय स्टैंडर्ड जा रहा है उसे पता नहीं है, वो अचानक ही पटाखा फटेगा और उसकी आंख को चोट लग सकती है और ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो सकता है। सो ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हमारे कंट्री में बढ़ रहा है एंड इसका सिंपल रेगुलेशन है कि पटाखे बंद करने चाहिए या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में विद द सुपरविजन ऑफ सीनियर्स दे शुड बी यूज्ड, नॉट अदरवाइज। इसके अलावा और भी कोई प्रकार? जी, एक गुल्ली डंडा एक हमारे यहाँ बड़ा फेमस गेम है गांव में, जो लोग खेलते हैं। हमारे पास गुल्ली डंडा इंजरीज काफ़ी आ रही हैं। उसमें गुल्ली उठाते हैं बच्चे, उसको चोट लग सकती है, डंडे से चोट लग जाती है। बो एंड एरो हो गया है, क्रैकर हो गए हैं, गुल्ली डंडा हो गया है। Even in fact, we had a goalkeeper, India का one of the best goalkeepers of hockey, who came to me with a golf ball injury. अब वो गोल्फ बॉल से खिलाया जा रहा था उनको, उनकी स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए कि छोटी बॉल अगर पकड़ लेंगे तो हॉकी की बॉल तो पकड़ ही लेंगे वो। किंतु वो जो उन्होंने प्रोटेक्शन पहने थे, उनके स्पेस ज़्यादा थी, वो हॉकी की बॉल को रोक सकते थे पर गोल्फ की बॉल को नहीं। सो उस बॉल ने जाके उनकी आंख को डैमेज किया। उसके बाद वो खेल नहीं पाए कभी। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स ऑफ आवर कंट्री हॉकी के। सो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होती हैं, सो यू यूज़ प्रोटेक्शंस। हर गेम का प्रोटेक्शंस होते हैं स्पेसिफिक। अगर आप पेंट बॉल इंजरीज के आते हैं, आजकल आपने देखा होगा ये फैशन हो गया है, पार्टीज़ में लोग पेंट बॉल इंजरीज खेलते हैं पेंट के बॉल्स के साथ। उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस होती हैं जो पॉलीकार्बोनेट की होती हैं, जो इम्पैक्ट पे टूटती नहीं है। सो अगर वो नहीं पहनी हो तो उससे भी चोट लग सकती है। सो इंजरी कैन हैपन एनीवेयर टू एनीबॉडी, सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। और ये ट्रॉमेटिक के अलावा भी और भी जी, एक ट्रॉमेटिक हो गया, एक हेरिडिटरी होते हैं, कुछ फैमिलीज़ में चलते हैं। जैसे कि अगर फैमिली में कैटरैक्ट है तो उसे कहते हैं एंटिसिपेशन। अगर दादाजी को हुआ है 60 साल पे और फादर को हुआ है आपके 50 साल पे, तो एंटिसिपेटेड होगा कि आपके जो जनरेशन में वो 40 पे आएगा। सो इट स्किप्स एंड कम्स लिटिल अर्लियर, सो इट्स कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ एंटिसिपेशन। सो दूसरा डायबिटीज़ मैंने बोला आपको, और तीसरा है कि जो ओबेसिटी है उससे भी कैटरैक्ट कुछ रिलेटेड है, बिकॉज अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। एंड द मोर, देयर वाज अ स्टडी डन बाय इंडो यूएस इन विच दे फाउंड आउट जो फार्मर धूप में काम करते हैं उनको यूवी प्रोटेक्शन नहीं होता है बिल्कुल, उनके कैटरैक्ट ज़्यादा हार्ड होते हैं और जल्दी बनते हैं। एंड अगर बचपन में आपको डायसेंट्री हुई हो या लूज मोशन हुए जिसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ा है हॉस्पिटल में, उसमें आपको आगे चल के कैटरैक्ट जल्दी बनता है, क्योंकि जो लेंस की जो लेयर्स होती हैं उनकी जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दे फाउंड। एंड एक चौथा कारण उसमें जो स्टडी निकला था वो था आप खाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। अगर आप लकड़ी जलाते हैं या कॉडंग यूज़ करते हैं तो उस फ्यूम से भी कैटरैक्ट जल्दी बन सकता है। इसलिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं उसमें कैटरैक्ट के चांसेस कम हो जाती हैं।
फिर कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे हैं उसमें भी कैटरेक्ट की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है जी। एक और कॉलर ले लेते हैं। कॉल किया है उत्करण ने, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। उत्करण, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी पूछिए। मैम, एक्चुअली मेरा चश्मे का नंबर था +5/6। तो उसके बाद मैंने लेज़र ऑपरेशन कराया था लखनऊ में ही, लेज़र सर्जरी। तो मैम उसके बाद में मुझे आई ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मेरा विज़न क्लियर नहीं हो पा रहा और मेरी आंखों में गड़न रहती है ड्राइनेस की वजह। तो लुब्रिकेंट्स ड्रॉप लिखा था डॉक्टर ने, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है। उत्कर्ण का सवाल सीधे सीधे जी। कैटरेक्ट से जुड़ा नहीं है कैटरेक्ट नहीं, कॉर्निया पे मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। सी लासिक सर्जरी में जो होता है, जैसे गाड़ी का हम बोनेट खोल के रिपेयर करके बोनेट बंद कर देते हैं, उस तरह लासिक में हम फ्लैप उठाते हैं जो कि 360 डिग्री कटता है। वो 360 डिग्री आपकी कॉर्नियल नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। सो ड्राइनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस विद रिफ्रैक्टिव सर्जरी, स्पेशली लासिक। ये मेरे ख्याल से डॉक्टर ने आपको पहले बताया होगा, ज़रूर बताया होगा इसके बारे में। और आपको सिर्फ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ही डालने हैं इसमें। कुछ समय के बाद ये स्टेबल हो जाता है, किंतु अगर उम्र ज़्यादा हो जाती है, 40-50 की एज हो जाती है, तो उसके बाद ड्राइनेस ज़्यादा तंग कर सकती है। किंतु इसका इलाज सिर्फ रिफ्रैक्टिव, सिर्फ आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ करने हैं। और अगर ज़्यादा ड्राइनेस है तो हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आई थिंक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि समथिंग लाइक रीस्टेसिस या इम्यूनो ड्रॉप्स वगैरह डालने से आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है। एक और कॉलर है, शाहीन ने कॉल किया है मुंबई से। शाहीन, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी सवाल पूछिए अपना। सर, हम मेरी मम्मी को 60 साल की एज है, उनकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो लगभग उन लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी की रोशनी आ नहीं सकती है, डैमेज हो गई दोनों आंख ज्यादा। और यही हम लोग प्राइवेट में लेके गए तो वो लोग बोले हम ठीक कर सकते हैं, इतना 30,000 खर्चा आएगा। तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते मैडम कि 30,000 40,000 ऑपरेशन में। और सरकारी में तो मना ही करती है कि नहीं हो सकता। क्या कर, तो ब्लाइंड में कुछ भी नहीं दिखता। तो शाहीन, कारण क्या बताया है डॉक्टर ने? उनकी आँख की रोशनी है ना जो, अच्छा इसलिए बोलते हैं आँख ठीक के है। अंदर ना वाइट आ चुका है। ठीक है शाहीन, आप 1 मिनट कॉल पर बने रहिए। देखिए, ये शायद सिंपल कैटरेक्ट पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि कैटरेक्ट पेशेंट तो आई थिंक कैटरेक्ट सर्जरी आई थिंक हर आई सर्जन को अस्पताल में। आती है, आनी चाहिए और करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही कांट सर्वाइव इन द गेम। अंटिल अनलेस आप बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो जहाँ रेटिना या स्क्विड का खास हो, पर कैटरेक्ट ज़्यादातर कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और कैटरेक्ट की सर्जरी रिवर्सिबल है, सर्जरी करके आपकी विजन वापस आ जाती है। किंतु अगर उन्होंने जांच करके पता किया, हो सकता है आपकी आँख की नस की प्रॉब्लम हो, नस सूख रही हो पीछे, या पर्दा रेटिनल डिटैचमेंट हो पीछे जो कि पुराना आरडी हो। फ्रेश आरडी को भी ऑपरेट किया जा सकता है, किंतु उसमें थोड़ी कॉस्ट लगती है, उसमें सिलिकॉन ऑयल या गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हो सकता है जिस अस्पताल में आपने दिखाया वो इक्विप्ड ना हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँख की जाँच कराएँ, पूरे रेटिना का भी एवेल्युएशन कराएँ, और उसमें जाँच होगी रोशनी की तो ऑपरेशन किए जा सकते हैं इसमें। हाँ ठीक है, यानी किसी और अस्पताल में भी जाकर एक बार ये सलाह लें, या फिर आप रिपोर्ट्स भेज के किसी डॉक्टर को चेक करा सकते हैं, या डॉक्टर से पूछिए कि आपने जो बोला है कि रोशनी नहीं बढ़ सकती उसका क्या कारण है। कारण क्या रेटिना में प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है, या कॉर्निया में प्रॉब्लम है। जब तक एक विस्तार में पता नहीं चले, हम आपको कुछ ज़्यादा इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ठीक है। तो शाहीन, एक बार आप किसी और अच्छे डॉक्टर और अच्छे अस्पताल में दिखाएं और सीधा सीधा कारण पता करें कि क्या वजह है इसके पीछे, क्यों वो रोशनी वापस नहीं आ सकती। उसके बाद आगे इलाज देखें किस तरह से किया जा सकता है। श्रवण ने कॉल किया है, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। श्रवण, आपको आवाज आ रही है? आप सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ। हाँ श्रवण, पूछिए सवाल। ठीक है। हाँ मेरी मैडम लाला की रहती है डॉक्टर साहब, और हाँ 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 मेरी लाला की रहती है और खुजली चलती है, दिखता कम है। उम्र कितनी है? खुजली चलती है आंखों में। हाँ हाँ बताइए, उनकी उम्र कितनी है? आपके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं? उम्र मेरी है 48 साल। आप अपने बारे में पूछ रहे हैं या अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं? मेरे लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, रेडनेस के तो देयर आर 1001 रीजंस। आप राजस्थान से बोल रहे हैं, हो सकता है ड्राइनेस हो आपकी आंख में, आपको एलर्जी हो सकती है,
ड्राई एरिया और एलर्जिक एरिया में दोनों को कॉम्बिनेशन बना लें तो बहुत लीथल हो जाता है, तो आइज़ इसमें रेड रहती है। सो मैं चाहूँगा कि आप आँख को लिब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिखाएं और आँख की इवैल्यूएशन कर लेते हैं। और कुछ कारण में कई बार आँख के अंदर की बीमारी भी लाली की तरह प्रकट हो सकती है, आँख के अंदर यूवियाइटिस हो सकती है या अंदर ग्लूकोमा हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लाली को, अगर लंबा समय हो गया इसको, कुछ महीने हो गए हैं और ठीक नहीं हो रही है दवाइयों से, आप किसी आई डॉक्टर से मिलें, उसका मुआयना कराएं, उसका इलाज करें। डोंट सिट ऑन इट। ठीक है। और डॉक्टर, जो आपकी अभी इनकी भी जो आप आंखें लाल होना, और आप बता रहे हैं कि जो ज़्यादा यूवी रेज या फिर कहें धूप में ज़्यादा काम करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक अच्छा चश्मा, हम देखते हैं आजकल के युवा स्टाइल के लिए चश्मा पहन सकते हैं, कलरफुल चश्मे पहन सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन कितना है, ये ध्यान देना कितना ज़रूरी है? जी, आई थिंक लेंसेज जो हैं उसमें यूवी प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है। यूवी के 3 क्वालिटी होती है, यूवी ए, बी एंड सी। सो ये तीनों के लिए अगर आप प्रॉपर लेंस बोले, एंड यू कैन डिमांड दोज पीपल टू शो यू द सर्टिफिकेशन कि उसमें यूवी ABC है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो लेंसेज और नुकसान करेंगे, बिकॉज आपने डार्क रंग लगा लिया आँख के आगे, तो लाइट कम जा रही है, आपकी पुतली डायलेट हो जाती है। सो डायलेट हो रही है तो डैमेजिंग रेस ज़्यादा आँख के अंदर जाके डैमेज करेंगी। वेयरएज अगर प्रोटेक्शन है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। और आजकल ज़्यादातर ग्लासेस के ऊपर कोटिंग अच्छी आ जाती है, और स्पेशली उनके अंदर ही मटेरियल में यूवी ब्लॉकिंग होता है। वो आजकल के ज़्यादातर लेंसेज अच्छे हो गए हैं, किंतु ये सड़क पे जो रेडीमेड ग्लासेस होते हैं उनको अवॉइड करिए, बिकॉज उनमें प्रोटेक्शन होता नहीं, बिकॉज उतनी कम कॉस्ट में आपको यूवी प्रोटेक्शन लेंसेज कोई दे नहीं सकते हैं। सो गुड क्वालिटी स्पेक्टिकल्स एंड गॉगल्स आर मस्ट। ठीक है। एक और कॉलर हैं, सुदीप ने हमें कॉल किया है। सुदीप, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल है, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, इंदौर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था कुछ पेशेंट्स का, तो उनकी सर्जरी के बाद उनको कोई लिक्विड या कुछ जो प्रोसीजर में डाला जाता है वो उनको अप्लाई किया गया, लेकिन अब वो लोग जो पेशेंट्स है वो परमानेंटली देख नहीं पा रहे हैं। कोई एक आंख से देख पा रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा है, उनको वाइट और ब्लैक सा सब कुछ दिख रहा है। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि अब वो क्या होगा उन पेशेंट के साथ। ठीक है, ठीक है। जो ये सवाल है, बीच बीच में कुछ खबरें ऐसी आती हैं डॉक्टर, तो क्या ख्याल क्या रखना चाहिए, कैसे हम? बेसिकली जब भी मास सर्जरीज होती हैं, लाइक कैंप, पहले कैंप्स होते थे, अब काफ़ी हद तक कैंप्स बंद हो गए हैं। लाइक एम्स में भी हम लोग पहले कैंप में जाके हम 150-200 केस करके आते थे, बट अभी वो सब बैन कर दिया है, क्योंकि वो जो OT मिलती है इट्स नॉट आइडियल, एंड सब कुछ करने के बाद भी इट कांट बी परफेक्ट। सो हम पेशेंट्स को रीच इन, वी गेट द पेशेंट्स टू हॉस्पिटल, 10-10 करके 20-20 करके कर लेते हैं। होता क्या है कि फ्लूइड यूज़ करते हैं इसमें, जो आँख का वॉश करने के लिए इरीगेशन फ्लूइड होता है, उसमें कई बार वो लॉट में इन्फेक्शन आ जाती है या पड़ा रह जाता है या फंगस आ जाता है और क्रॉस ना चेक किया हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फ्लूइड से हो जाए। कई बार वो एनवायरनमेंट जो OT का होता है, एयर कंडीशंस होते हैं उसमें, उसके अंदर फिल्टर्स वगैरह चेक नहीं किए होते, उसमें धूल होती है या उसमें माइक्रोबियल्स होते हैं, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। ये ज़्यादातर तब होता है जब एन मास, ज़्यादा नंबर अमाउंट ऑफ सर्जरी 50-60 इकट्ठे किए गए हैं। अगर ये जल्दी पकड़ा जाए, एंडोफ्थेल्माइटिस कहते हैं इसको, आँख के अंदर की इन्फेक्शन, एंडोफ्थेल्माइटिस। सो इसमें आँख के अंदर इंजेक्शन लगा के दवाइयाँ दे के 100% रिकवरी हो सकती है इसमें। सो अगर आँख का ऑपरेशन हुआ है आपका और 24 के अंदर आपको लगता है कि रोशनी नहीं आ रही है और आँख में पेन हो गया है, पेन इज़ अ साइन, रेडनेस इज़ अ साइन, और डिमिनिशन ऑफ विजन, ये तीनों साइन आते हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास वापस जाना चाहिए। वो आँख के अंदर इंजेक्शन एंटीबायोटिक देते हैं ताकि माइक्रोबियल्स वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए, और अगर वो ठीक नहीं होता है 24 आवर्स में, तो अंदर विट्रेक्टमी करते हैं, और जितना जल्दी ये उपचार किया जाए उतना ही रोशनी के वापस आने की चांसेस होती हैं। और जैसे आज से 50 साल या 20 साल पहले एंडोफ्थेल्माइटिस में आइज़ को हम मांगते थे कि वो ख़त्म हो गई आइज़, अब ऐसा नहीं है। 100% रिकवरी पॉसिबल इन दिस पेशेंट्स में इफ़ दे आर टेकन टू द डॉक्टर एट द राइट टाइम। ठीक है। राजेश सिंह ने कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी, बताइए राजेश। हाँ, सवाल पूछिए। मैम, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो हमको सही साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा, इसके लिए हमको डॉक्टर से ऐसे हमको ग्लास मिला, चश्मा मिला लगाने के लिए मैम। अच्छा, उससे ठीक दिखाई देता, मगर उसमें तो पावर है। हाँ, तो उससे तो आँख पर कुछ जोर, ताकत ज़्यादा पड़ेगी। हाँ, ठीक है राजेश, आप ठीक है, बताइए और कुछ कहना है? तो इसके लिए हमको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा मैम। हाँ,
अभी डॉक्टर से तो आप मिलते रहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते रहिए, जांच कराइए। डॉक्टर खोकर आपको बताएंगे कि करना क्या है आपको। ओके, नो आप केमिस्ट के पास, पेट में दर्द होता है, केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट कहता है ये दवाई ले लीजिए। आपने ले लिया, काम कर गया, ठीक है। हो सकता है वो चीज़ जो केमिस्ट की जहाँ तक समझ है वो वहाँ तक बताएगा। सो आपने सड़क से चश्मा ले लिया किसी से, आपको लग गया, ठीक है, किंतु आपकी जांच नहीं हुई है। आपकी आंख की जांच करनी चाहिए कि चश्मे का नंबर क्यों लग रहा है आपको, आपका नंबर माइनस में है, प्लस में, या सिलेंडर है। ये तभी होगा जब आप आई सर्जन, आई डॉक्टर से मिलेंगे प्रॉपर, दे आर क्वालिफाइड। वो चश्मा भी देंगे आपको और वो आपकी जाँच भी आँख की करके पूरी बताएंगे, कोई और शॉर्ट कमी की खामियां तो नहीं है आपकी आंख में। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चश्मा आपने लगाया उससे साफ दिख रहा है, किंतु उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आपको 1+1 नंबर चाहिए और आपने 2 लगा लिया, साफ तो आपको दिखेगा, किंतु आपका जो आंख का एपरेटस है एकोमोडेशन का, वो अपने आप रिलैक्स होने लग जाएगा और फिर +2 की जगह +3 चाहिए होगा, आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आप आई डॉक्टर से मिलकर आंख के अंदर की जाँच कराइए और चश्मे का नंबर चेक कराइए। और डॉक्टर, जो बातें आपने इतनी ज़रूरी बताई हैं, तो उसमें हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि माना जाता था कि मोतियाबिंद उम्र से जुड़ी बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों में भी मोतियाबिंद देखने को मिला है। कुछ क्या किया जा सकता है पहले से, जिनकी फैमिली में मोतियाबिंद रहा है, क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ना हो बच्चों में मोतियाबिंद? देखिए, रोकना इसको मुश्किल होता है, बट या यू कैन पिक इट अप अर्लियर। अब अगर जैसे मैं बता रहा था आपको, डायबिटिक पेशेंट अगर है और फैमिली हिस्ट्री है आपकी, तो आपको टाइमली आपका ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन A1C जो आपको 3 या 4 महीने की दिखाता है कंट्रोल, वो, और आंख का टेस्ट कराते रहना चाहिए। एक, अगर आपके घर में माइनस नंबर है सबके, मदर फादर के, मायोपिक है, हाई मायोपिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट जल्दी बन जाता है। अब मैं थोड़ा कैटरैक्ट के बारे में बता दूं। जैसे अपने बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, हम काट लेते हैं उनको, ठीक है, उसी तरह जो लेंस की फाइबर्स हैं वो सरफेस एक्टोडर्म से बनती हैं। अच्छा। सो वो बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर यू कांट थ्रो इट आउट। सो इट्स लाइक अ डस्टबिन इनसाइड द आई। सो फाइबर एक के ऊपर फाइबर इकट्ठी होती जा रही है। तो कुछ समय आता है फाइबर इतनी टाइटली पैक हो जाती है कि जो लाइट आती है उसकी रेस का इंडेक्स चेंज कर देती है वो। सो लाइट पास में फोकस होनी शुरू हो जाती है। सो हम माइनस नंबर बढ़ाते जाएंगे, पेशेंट को दिखता रहेगा, किंतु वो लेंस हार्ड होना शुरू हो जाता है और ये ग्रोथ रोक नहीं सकते हैं, फिर ग्रोथ चलती रहती है। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द कैटरैक्ट फॉर्मेशन। सो इन दीज पेशेंट्स, अगर आपको लगता है ऐसा है तो आपको कैटरैक्ट की सर्जरी, अगर मायोपिक पेशेंट है तो हो सकता है थोड़ा जल्दी करानी पड़े आप, एज कम्पेयर टू नॉन मायोपिक पेशेंट्स। ये रिफ्रैक्टिव एरर से लिंक हो गया। फिर मैंने आपको बताया डायबिटीज़ के बारे में, और ट्रोमैटिक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके अलावा कैटरैक्ट, कुछ कारण पेशेंट है जिनमें कैटरैक्ट का कोई रीज़न नहीं होता है। ठीक है, यंग 40-45 पे दे कम डाउन एंड वी चेक एवरीथिंग, उनका हमने थायराइड सिस्टम, एवरीथिंग हैज बीन चेक्ड एंड वी कांट फाइंड, वी कॉल इट आइट्रोजेनिक। सो वो रीज़न भी करीब 10 से 15% पेशेंट्स होते हैं हमारे पास ऐसे, जिनमें हम कुछ कारण नहीं कह सकते। पर कैटरैक्ट है, वो लाइट रोक रहा है तो उसको तो हटाना है रास्ते से हमें, सो उसकी हम सर्जरी करके उसे निकाल सकते हैं। लाइक पहले जो सर्जरीज होती थी उसमें बड़ा चीरा लगता था और 7 से 8 टांके लगते थे आँख के ऊपर। वो सर्जरी के बारे में भी डॉक्टर खोकर मैं डिटेल में जानूंगी आपसे, कैसे होता है, क्या होता है इसमें। जरूर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कृष्णकांत का कॉल है हमारे साथ। बताइए कृष्णकांत जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार, मैं जम्मू कश्मीर से कृष्णकांत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए कृष्णकांत जी। मैम कल मेरे मम्मी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है। हाँ हाँ जी, उसमें तो कल ही ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा दर्द बता रही थी, तो वो तो नॉर्मल होगा, कल ही हुआ है अभी तो वो बोल रही थी कि कुछ कंजेस्टेड टाइप आँख में लग रहा है, तो वो क्या लेंस के वजह से जो पड़ा होगा ऐसा है या क्या है, मतलब ये नॉर्मल साइन है, ये जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर। देखिए, आँख के अंदर का लेंस अगर सही जगह रखा गया है तो वो आपको महसूस भी नहीं होता है, ना उसका वजन होता है। ये मैं एक ज़रा मिथ आपका दूर कर दूं, क्योंकि कई पेशेंट बोलते हैं लेंस लगा दिया, भारी होगा, हिलेगा तो पता चलेगा। वो लेंस हिलने से भी आपको महसूस नहीं होगा, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्योंकि जो हम प्राकृतिक लेंस निकालते हैं वो पूरा नहीं निकालते हैं, उसकी हम झिल्ली काट के पूरा बैग छोड़ देते हैं, उसी बैग के अंदर दूसरा लेंस डाला जाता है, इन द बैग इंसर्शन कहते हैं उसको। सो वो आपको महसूस नहीं होगा, ना इरिटेशन करेगा, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि ऑपरेशन कल ही हुआ है, जो टाँका लगता है, जब चीरा देते हैं ऊपर हम लोग, चीरे के आसपास कई बार स्वेलिंग रहती है, उसमें थोड़ी इरिटेशन रह सकती है 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे के अंदर वो ठीक नहीं होती है तो आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। पर बाय एंड लार्ज लेंस की प्रेजेंस इन द आई, वो उससे आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये जो तकलीफ हो रही है, ये क्या कारण क्या हो सकता है इसके पीछे डॉक्टर? मैंने बताया, जैसे जो इंजेक्शन, जो चीरा लगाते हैं, जिससे हम लेंस डालते हैं अंदर, वो 2.2 मिलीमीटर का होता है, तो उसके एजेस कई बार वो थोड़े रफ होते हैं तो इरिटेट करते हैं, और ऊपर जो टेयर फिल्म बनती है वो ब्रेक हो जाती है। किंतु अगर ये मेडिकेशन डालते रहेंगे और
जब भी ऑपरेशन हो नेक्स्ट डे आप जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये पहले अगर कोई इन्फेक्शन या कोई रिएक्शन में पहले पकड़ा जाए तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। सो अगर डॉक्टर ने कल ऑपरेशन किया है तो उसने आज पक्का आपको बुलाया होगा, आप जाके मिल लीजिए उनसे। और ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे तक ये इरिटेशन रह सकती है कुछ पेशेंट्स में, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। किंतु अगर ये परसिस्ट करती है और लाली बढ़ जाती है और दर्द जैसे आपने बोला अब ठीक हो गया है, तो इसका मतलब है सब ठीक चल रहा है और डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। ठीक है। शाहबुद्दीन ने कॉल किया है, असम से हमारे साथ जुड़े हैं। शाहबुद्दीन जी जी बताइए क्या सवाल है आपका। स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। सवाल है हमारा, आज 1 साल से ऊपर हो गया है। हेलो। अच्छा, हाँ बताइए। तो हमारा आपका जो नॉब्स है ना, नॉब्स हाँ पीछे का जी, वो सब डॉक्टर को देखा है हैदराबाद में। एलबी प्रसाद जो है ना, उसमें देखा है, तो टेस्ट किया है तो लगता है जो हमारा नाक खराब हो गया, कुछ डैमेज हो गया लगता है। प्रेशर हुआ था हमारा, शुगर भी है। ठीक है शाहबुद्दीन। अब ये नस जो ख़राब हुई है वही मैं समझा रहा था आपको कि बॉडी के हर सिस्टम में रीजनरेशन हो जाता है, स्किन में हो जाता है, हेयर में हो जाता है, बोन टूटती जुड़ जाती है, पर ऑप्टिक नर्व, अगर नर्व डैमेज होती है तो उसकी ग्रोथ ना के बराबर ही होती है। अब कुछ कह रहे हैं स्टडीज़ में दैट थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है बट नामुमकिन होता है। अब क्यों नस सूखी है, हो सकता है काला मोतिया रहा हो आपकी आंख में, प्रेशर बढ़ गया हो, या डायबिटीज़ रही हो, या ऑप्टिक नर्व में कोई और रीज़न रहा हो उसका। तो उसके कारण अगर नस ख़राब हो गई है तो उसका पूरा 100% ठीक होना तो मुमकिन नहीं है। किंतु आप एक बार चश्मे की जांच कराइए, हो सकता है कुछ हद तक रोशनी आपकी उससे बढ़े। और बाकी बी कम्प्लेक्स इंजेक्शंस और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड ओवर, उसका आप एक 6 महीने का कोर्स लेके देख सकते हैं। पर अगर पूरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है तो उसको रिवर्स करना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर, जो हम मोतियाबिंद के लक्षणों की बात करते हैं तो एक सामान्य सा लक्षण है कि आपको धुंधला दिखाई देगा जी। क्या ऐसा भी है कि और भी कोई शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जब ये बहुत शुरुआती फेज में रहा हो? जी। लक्षण में आप क्या बताएंगे लक्षणों को लेकर? ओके, सो कैटरैक्ट बेसिकली इज अ पेनलेस डिमिनिशन ऑफ विजन। पहला तो उसमें पेन नहीं होता है, अगर एक सिंपल कैटरैक्ट उसमें पेन नहीं होगा। सेकंड, जैसे आपने प्रोमो में दिखाया था कि 2 दिखते हैं, वो 2 नहीं मल्टीपल हो सकते हैं। अच्छा। पेशेंट गोज आउट, वो ऊपर देखता है तो चांद एक की जगह 3-4 देखें, बिकॉज जो लेमिलास हैं लेंस के उसके अंदर फ्लूइड के ड्रॉपलेट आ जाते हैं। सो अगर 3-4 ड्रॉपलेट है तो 3-4 मून दिखेंगे उसको, तो मल्टीपल इमेजेस दिख सकती हैं आपको। फिर आपका दूर या पास का हो सकता है, पास की रोशनी कम हो या दूर की कम हो, दोनों में से कोई इफेक्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वाइट कैटरैक्ट है या ब्राउनिश कैटरैक्ट है। फिर जैसे आपने बोला कि सुबह या शाम रोशनी कम होती है, आपने प्रोमो में दिखाया था, उसमें है कि अगर कैटरैक्ट बीचों बीच में है आँख के, सो धूप में जाएंगे तो रोशनी आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि धूप में जाएंगे तो प्यूपल बंद हो जाएगा और वो ओपेसिटी पूरी लाइट को रोक देगी। और वो सुबह या शाम अगर वो पेशेंट देखेगा तो वो देख पाएगा, क्योंकि वो प्यूपल डायलेट हो जाएगा, साइड से रोशनी जा सकती है। और नॉर्मली कैटरैक्ट जो बनते हैं इनमें पास का नंबर कम होना शुरू हो जाता है। सो या अदरवाइज बोलिए, जो जिनको पहले पास का नहीं दिख रहा था, प्लस का नंबर था, उनको पास का दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि माइनस नंबर इनकॉपरेट हो जाता है। मैंने बताया था लेंस हार्ड हो जाता है तो माइनस नंबर आँख में आना शुरू हो जाता है। सो वो चीज़ अगर आ रही है, रिफ्रैक्टिव चेंज, आपका नंबर चेंज हो रहा है बार बार, तो आपको उस वक्त मोतिया की जांच करानी चाहिए। ठीक है। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, निखिल ने कॉल किया है पानीपत से। निखिल, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम गुड मॉर्निंग, डॉक्टर गुड मॉर्निंग। मेरे 3 प्रश्न हैं जी। पहला प्रश्न है मेरी बेटी से संबंधित, दूसरा मेरा है, तीसरा एक जनरल प्रश्न है। मेरी बेटी की आयु 22 वर्ष है डॉक्टर, और उसकी लेफ्ट आई में रिकरेंटली रूप से 2-3 महीने बाद में एक छोटी फुंसी हो जाती है, जिससे उसका स्वलन भी आ जाती है। ठीक है डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूंगा, डॉक्टर जनरली उसको वो गर्म पानी की थेरेपी बोलते हैं जिससे उसका वो ठीक हो जाता है, तो क्या बीमारी है ये, और ये बार बार रिकरेंटली क्यों आती है डॉक्टर? ठीक है, पहला मेरा प्रश्न ये हो गया डॉक्टर साहब। दूसरा बस आप पहले प्रश्न का जवाब सुनिए निखिल, फिर आप दूसरा प्रश्न पूछिए। निखिल, इसको हम स्टाई या होडियोला कहते हैं, स्टाई कहते हैं। हमारी आंख में ऊपर नीचे करीब 25-30 ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स बंद हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसमें हाइजीन ऑफ द पेशेंट। अगर आपको आदत है बार बार आंख हाथ में लगाने का तो वो बन सकती है दाना, तो इन्फेक्शन हो सकता है। एक दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर एक आंख में रोशनी थोड़ी कम है या सिलिंड्रिकल पावर है, सो बच्चे नॉर्मली आंख में हाथ लगाते हैं, सो टचिंग ऑफ द हैंड टू द आई कैन कॉज इन्फेक्शन। इसको इन्फेक्शन कहते हैं लिड की मार्जिन की, इसको स्टाई कहते हैं,
और ये बढ़ने के बाद ब्लेफराइटिस हो सकती है। गर्म पानी से सेक करना बिल्कुल ठीक है। आपको बच्ची का दवाई डाल के चश्मे का नंबर चेक करना चाहिए। शी इज़ 22 ईयर्स ऑफ एज नाउ, सो आप साइक्लोप्लीजी के साथ उनका चश्मे का नंबर चेक कराइए। और फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है? नहीं डॉक्टर, किसी को भी नहीं है। ओके। और तीसरी चीज़ है मूविंग ग्लैंड डिस्फंक्शन। जो ग्लैंड्स होती है वो बंद हो जाती है इन्फेक्शन में, तो अगर हॉट फर्मेंटेशन करते हैं या डॉक्टर की सलाह लेके सिस्टमिक एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है और ये जड़ से ठीक हो जाती है प्रॉब्लम उसमें। अच्छा, मतलब इसमें कोई बहुत चिंता वाला विषय नहीं है डॉक्टर? नहीं, चिंता इसलिए कि हो सकता है उस आँख की रिफ्रैक्शन वीक हो, वो आँख वीक हो तो चश्मे की जांच करानी ज़रूरी है। डोंट सिट ऑन इट अगेन, मैं बोलूँगा आपको यही, क्योंकि बार बार हो रहा है और कई बार अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो उसका हमें फिर टिश्यू की जांच भी करनी पड़ सकती है। पर मेरे ख्याल से 99% पेशेंट्स में आप अगर ठीक से चश्मे का नंबर पहने और हाइजीन आई की ठीक से रखें तो ये होना नहीं चाहिए दोबारा। ठीक है डॉक्टर। दूसरा प्रश्न मेरा डॉक्टर, आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। मेरा नंबर चश्मे का ऑलमोस्ट 6 है, प्लस या और माइनस? मुझे ऐसा कभी कभी लगता है जैसे छोटे छोटे कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे आँख के आगे घूमते रहते हैं। ओके। वो क्या चीज हो सकती है डॉक्टर? अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि आँख के अंदर जेली होती है, जिसे विट्रस कहते हैं हम। आँख के अंदर फ्लूइड होता है जो आँख के ग्लोब को पुश करके रखता है बाहर को। वो जेली जो होती है वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होती है, मगर कई बार या कहीं से थोड़ा रिएक्शन या थोड़ा ब्लड ब्लीड करके आके उसमें वो कण की तरह बन जाता है, उसको हम फ्लोटर्स कहते हैं। ठीक है जी। आप आँख हिलाते हैं तो हिलते हैं आपके साथ साथ। जी जी। सो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने रेटिना को, प्यूपल को डायलेट करके रेटिना की जांच करें, क्योंकि नॉर्मली उसके अंदर ब्लड नहीं आता है। अगर कहीं से आया है और ये फ्लोटर्स हैं तो हमें साइट पता करना है कहाँ से आया है, वो डायलेट करके हमें मिल जाएगा। और कुछ चीज़ होती है पोस्टीरियर डिटैचमेंट ऑफ द विट्रस, वो रेटिना के डॉक्टर एक बार देख के आपको देख लेंगे तो बता देंगे आपको, और वो दिखाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि फ्लोटर अगर सडनली बने आपकी आँख में, दोनों आँख का मुआयना करना चाहिए और 6-6 महीने पे जांच कराते रहना चाहिए। बहुत गुड डॉक्टर। एक मेरा एक जनरल क्वेश्चन है बड़ा डॉक्टर, जब भी हम लोग गॉगल्स बाजार से जब खरीदने जाते हैं जी, तो तमाम तरह के गॉगल्स आपको सस्ते से लेके महंगे तक मिलते हैं, आप जानते हैं जी। तो ऐसा कोई थंब रूल है या ऐसा कोई चीज है जिससे हम ये जान सकें कि ये गॉगल अच्छा है और इसका हमें खरीदना चाहिए? ओके। अगर यूवी प्रोटेक्शन है उसमें, सिर्फ यूवी प्रोटेक्शन वाले ही ग्लासेस गॉगल्स लीजिए, और बहुत छोटे गॉगल्स नहीं लेने चाहिए। वो पिक्चर में ठीक लगते हैं, मगर गॉगल का मतलब क्या, आपको रेडिएशन को रोकना है। सो द बिगर द फ्रेम which suits your face is the one you should go for, and the UV protection is the must in these lenses, please. Okay, that means डॉक्टर साहब कि बड़ा गॉगल्स और यूवी प्रोटेक्टेड जो है that we have to buy. जी जी जी। Thanks a lot डॉक्टर साहब। डॉक्टर खोकर, I am thankful to you. You welcome sir. Thank you. You welcome. डॉक्टर, अब हम मोतियाबिंद की सर्जरी की बात करते हैं। जी। तो सर्जरी को लेकर आप बता रहे थे, क्योंकि कई लोग सर्जरी के नाम से ही डर जाते हैं कि अच्छा सर्जरी होनी है, तो हो सकता है इसलिए भी डॉक्टर का रुख ना करते हो जल्दी। जी तो आप बताएं थोड़ा। कोई भी सर्जरी किसी की भी हो, एंग्जाइटी तो होती है। हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी मैंने देखा है, अगर डॉक्टर्स को खुद ऑपरेशन कराना हो वो भी एंग्शियस होते हैं। When it comes to when they become patient, they are the worst patients. Let me tell you that. So I've done lots of doctors as a patient, so I know. But if there's no way out, you have to get it done. You have to get it done. So अच्छी बात यह है कि जो 10 साल पहले जो हम सर्जरीज किया करते थे, जॉब कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज सी डिफरेंस, वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस नाउ। पहले बड़ा इंसिजन लगता था, 5-6 टाँके लगते थे उसमें और लेंस पूरा निकाला जाता था। और अभी जो कंट्रोल आ गया है सर्जरीज का, माइक्रो इंसिजन है, 2.2 मिलीमीटर, आपके बॉल पॉइंट की जो टिप है उस उतना बड़े इंसिजन से आपका लेंस चले आता है। लेंस 6 मिलीमीटर होता है, मगर उसको फोल्ड करके हम डालते हैं तो वो लेंस छोटे से ओपनिंग से चले जाता है अंदर। सो लेंसेज की क्वालिटी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड, माइक्रोस्कोप्स हैव इम्प्रूव्ड, मशीन्स। अब फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फेको का मतलब है लेंस, फेकोस मतलब ग्रीक वर्ड है लेंस के लिए। इमल्सिफिकेशन मतलब उसको मिक्स कर देना, मेकिंग अ स्मूथी आउट ऑफ इट। सो अल्ट्रासोनिक प्रोब होता है, बॉल पॉइंट की टिप जितना होता है वो आँख के अंदर जाता है और उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, वो लेंस को इमल्सिफाई करती रहती हैं और साथ में सक्शन लगा होता है, तो वो उसको पूरे को लिक्विड बना के बाहर निकाल देती है। जबकि पहले हमें पूरे उस हार्ड चीज़ को पूरा काट के उसके साइज़ का काट के निकालना पड़ता था। अगर छोटा होता तो अटक जाता वो, बड़ा होगा तो फिर टाँके ज़्यादा लगेंगे। किंतु अब वो इतना अच्छा फेको इमल्सिफिकेशन जब से आया है, आई थिंक उसने बहुत ईजी कर दिया कैटरेक्ट। 5 से 7 मिनट में ऑपरेशन हो जाते हैं अक्सर। और फेको इमल्सिफिकेशन में भी बड़ी सारी पद्धतियाँ आ गई हैं, पल्स फेको आ गए हैं, डिफरेंट आ गए हैं, बट किंतु
ओवरऑल फेकोएमल्सिफिकेशन ने बहुत आसान कर दिया है कैटरेक्ट सर्जरी का, और इसमें टांके की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी मतलब 5-7 मिनट में ऑपरेशन हो जी जाता जी है। जी जी और मरीज भी घर जी जल्दी जा सकता है। अक्सर ज़्यादातर मरीज 90% जो वॉक इन पेशेंट हैं, जैसे कि उनको सिस्मिक प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियक नहीं है, उनको एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। किंतु जो पेशेंट जिनकी एक आंख हो या एक आंख खराब हो चुकी हो, हम अभी भी चाहते हैं उन पेशेंट को कि एडमिट होकर करें ताकि दूसरी आंख को थोड़ा ज़्यादा केयर दी जा सके। अदरवाइज वॉक इन पेशेंट है, दे वॉक इन एंड दे वॉक आउट ऑफ द ओटी। आई मीन नो व्हील चेयर्स, नो ट्रॉली, नथिंग। ठीक है। और एक और कॉलर हैं, राकेश वाजपेयी ने कॉल किया है, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर साहब कि पेशेंट कैसे एश्योर्ड होगा कि ओटी में वही लेंस यूज किए गए हैं, वही इम्प्लांट किए गए हैं लेंस जो जिसके लिए उसने पेमेंट किया है। मीन्स लाइक अगर मैंने इम्पोर्टेड के लिए पेमेंट किया है तो क्या इम्पोर्टेड ही लगा है या कोई लोकल लगा है? मतलब हाउ कैन अ पेशेंट एश्योर्ड? You have to trust a doctor. So, okay, now I'll come to that. If you go and show it to the other doctor और मशीन स्लिट लैम्प पे देखें डायलेट करके, पुतली फैला के देखें, हमें लेंस पता चल जाता है कौन सा लेंस है। ठीक है, दैट्स वन। बट ओवरऑल क्वालिटी सेम रहती है। ये थोड़ा सा जो मिथ बन गया है कि ये इंडिया का लेंस है तो 200 रुपये का है, इंग्लैंड का है तो ये 2,500 का है, यूएसए का तो 12,000 का है। आई थिंक वो थोड़ा सा सेलिंग गिमिक्स हो जाते हैं। I don't want to go into details of that because उसमें there's so many tricks, like it's a Pandora's box, let's not go there. But अगर आप लेंस के स्टिकर्स के लिए पेशेंट को उनको बोलिए डॉक्टर को कि आप बॉक्स आपको दे दें या लेंस का जो स्टिकर, उसका स्टिकर्स आते हैं which has बार कोडिंग, सो यू कैन रीड द बार कोडिंग एंड नो कि आपका नंबर जो आपको लगा है लेंस का बॉक्स में वो सेम है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे there are ways people can cheat, but I just don't want to go there. But yes, if you know the doctor well, you have to trust him. बिल्कुल। एक और कॉलर है, पूर्णिमा नायर ने हमें कॉल किया है, हमारे साथ जुड़ी है। पूर्णिमा, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए पूर्णिमा। हेलो जी। मेरा आँख का ऑपरेशन हो गया है कैटरेक्ट का 20 दिन पहले। तो थोड़ा आँख में और भी आज भी थोड़ा पेन है आँख में। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि मेरा बेटी का है ना, बेटी अभी 40 इयर्स की है, उसका 12 इयर्स 30 इयर्स में उसको आपका चश्मा लगा था। और उसके बाद में उसकी शादी के टाइम में मीन्स 15-16 साल से वो कॉन्टेक्ट लेंस पहन रही है। वो बराबर है क्या उसका अभी तक पहन रही है? अच्छा। तो उसका क्या पहनना अच्छा है आगे के लिए? क्या है उसके लिए? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों सवाल का जवाब मिलेगा जी। पहले आपके लिए, आपका अगर कैटरेक्ट होके 20 दिन हो गए, पेन हो रहा है, वो ठीक चीज़ नहीं है। दर्द नहीं होना चाहिए। या तो आपको लग रहा है कि इरिटेशन है और नहीं है, या डॉक्टर साहब ने सुन करके आपका ऑपरेशन किया है, सुई लगाते हैं। कई बार होता है जब नीडल लगा के ब्लॉक करते हैं आँख को, उसका इफेक्ट रह सकता है 2 महीने तक, हम न्यूरैल्जिया कहते हैं, वो 1-2 महीने तक रह सकता है। किंतु अगर वो टॉपिकल में ऑपरेशन किया दवाई डाल के और अभी दर्द है 20 दिन में, वो ठीक चीज़ नहीं है, आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को जाके। जो बेटी का कॉन्टैक्ट लेंस बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कॉन्टैक्ट लेंस आँख के ऊपर एक परत बन जाती है। सो जो ऑक्सीजनेशन कॉर्निया की होती है, जो बाहर से हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, अगर वो 50 मिल रही है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के 5 पहुँच जाती है या 10 हो जाती है। सो ऑक्सीजन कम हो जाती है आई की, तो आई के लिए हेल्दी नहीं है कॉन्टैक्ट लेंस टू बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आपको कॉस्मेटिक यूज़ करना है, फ्यू आवर्स यूज़ करना है दिन में या कुछ दिन के लिए करना है, वो ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ड्राई आई की चांसेस बढ़ जाती हैं और साथ में आपको इन्फेक्शन की चांसेस होती हैं। आजकल जो नए एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज आ गए हैं, वो लंबे समय पहन सकते हैं आप, और उसमें भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आपकी आई का हाइजीन, सफाई ज़्यादा रखें, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस के कारण आँख का जो एनवायरनमेंट है, जो सरफेस का, वो एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है, ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है उसमें। सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं थोड़ी सी। आप पहनना है, मगर थोड़ा एहतियात रखिए और बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। और डॉक्टर, जैसे जो लेज़र की बात हम करते हैं, जी, मैं ये जानना चाहूँगी, आजकल बहुत सारी ब्यूटी थेरेपीज़ भी हो रही हैं जिसमें लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है, लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर और भी कोई उपचार है, स्किन को लेकर कुछ है तो इस्तेमाल हो रहा है। कुछ हम देखते हैं कुछ चश्मे का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आंखों की केयर हो। लेकिन फिर भी अगर एक आम लोगों के नज़रिए से मैं पूछूं, कई लोगों को शायद इतना ना पता हो कि ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जाते वक्त कैसे ख्याल रखना चाहिए? ऐसा है कि ये जो सरफेस पे लेज़र यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है।
they will not burn. The lasers which are used for burning and cutting inside the eye, अच्छा अच्छा वो है। वो डेंजरस होती है। उसको अगर एक्सपोजर होता है तो वो आप डैमेज कर सकती है, पर ज़्यादातर ये स्किन में करते हैं, आप गॉगल्स पहनते हैं, इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट, बट इवन इफ यू डोंट वेयर इट्स नॉट गोइंग टू कॉज अ डिफरेंस, बिकॉज उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। आप 5 मिनट में वापस आ गए, ठीक है। जो डॉक्टर अंदर है जो 5-5 घंटे तक रहते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है उनसे। पर आँख के लेज़र हम जो रेटिनोपैथी के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्चुअली डैमेज करते हैं रेटिना को, वो अगर कहीं आपके स्ट्राइक करता है ऑप्टिक नर्व या कहीं और जगह पे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसमें आपको केयरफुल होना चाहिए। बाकी स्किन लेजर्स और ये ब्यूटी लेजर्स, आई डोंट थिंक दे विल कॉज मच डिफरेंस। और भारती ने कॉल किया है, हमें हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं। भारती, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी। अच्छा अच्छा, बताइए। मैडम जी, मेरा लड़का 2 साल का हो गया जी, 7वां सा बच्चा पैदा हुआ था जी वो। अच्छा, तो जी उसको दिखाई नहीं दे रहा जी। अच्छा 2 साल का हो गया, आपने हाँ जी, दिखाया हाँ। अभी तक किसी डॉक्टर को? हाँ दिखाया जी, मैंने सब जगह दिखा दिया जी, राजेंद्र प्रसाद जी, चेन्नई जी, तो इसको दिखाई नहीं देता जी। तो उन्होंने क्या वजह क्या बताइए? रेटिना प्रॉब्लम है जी। ठीक है, डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर गुड, देखिए आपने खुद ही बता दिया, अगर रेटिना प्रॉब्लम बचपन से है, ये बच्चा अपना समय से पहले पैदा हुआ था क्या? हाँ जी, 7 महीने। और वजन कितना था इसका पैदा होने पे? वजन 1 किलो 600 ग्राम जी। हाँ, अब 1 किलो 600 ग्राम बच्चा अगर पैदा होगा तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन से आँख को नुकसान होता है अगर बच्चे छोटे पैदा होते हैं, इसको हम कहते हैं आरओपी, विच इज कॉल्ड रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। मतलब प्रीमेच्योर जो बच्चा होगा उसमें जो हमारी जो आँख बनती है सबकी नॉर्मल, ब्लड वेसल आती हैं और खून की नसें पीछे हट जाती हैं सारी, और रेटिना साफ हो जाता है। किंतु इसमें वो खून की नसें रुकती नहीं, वो चलती चली जाती हैं और सारा जहाँ रोशनी फोकस करनी होती है वो रेटिना को कवर कर लेती है पूरे को। सो इसका इलाज जितना जल्दी हो, इसीलिए सारे बच्चे जो कम उम्र के पैदा होते हैं उनको आपको स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर 1-1.5 महीने के अंदर इसका इलाज नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब तो 2 साल तो बहुत लेट हो चुका है इसके लिए, पर फिर भी अगर उसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या उन्होंने बताया आपको कौन सा स्टेज है आरओपी का? आरओपी का स्टेज 4th स्टेज है जी। 4th तो बहुत आगे चला गया, ये 3 के नीचे भी ठीक है, क्योंकि अभी मेरे कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कनाडा में, वहाँ पर 3, 4, 5 इन्होंने देखे नहीं है पिछले 10 साल से, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस इतना अच्छा है कि जैसे ही बच्चा आता है उसको इंजेक्शन लगाते हैं, लेज़र लगाते हैं और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। वो इसमें जो हो चुकी है गलती वो हो चुकी है, पर आगे से आप ये ध्यान रखिए कि आसपास किसी का भी बच्चा अगर कम वेट का हो और नर्सरी में हो तो उनको अपना रेटिना इमीडिएटली इवैल्यूएट करवाना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक खाना ये पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है, तो जाहिर तौर पर आंखों के लिए भी होगा। मोतियाबिंद ना हो या आंखों से जुड़ी और समस्या ना हो, इसके लिए कैसे ख्याल रखें? क्योंकि कारण जो हमने देख रही हूँ, धूम्रपान, शराब का सेवन, ये भी कहीं ना कहीं मोतियाबिंद का कारण। सी लाइफस्टाइल डज मेक अ डिफरेंस इन एवरी डिजीज़। सो अगर आप सीडेंट्री लाइफ में हैं, बैठे हैं घर पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं हो रही है, सो इन में आपको लगता है कि चश्मे के नंबर ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं। क्योंकि अभी जो नई स्टडी चली है मायोपिया पे, लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट। सिंगापुर, चाइना में आई थिंक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो चश्मा नहीं पहनता है, और सबके माइनस नंबर है, मायोप्स हैं। सो उन्होंने पता किया है वहाँ पे स्टडी करके कि जो ये बच्चे वही हैं जो सेल फोन पे 24 घंटे लगे रहते हैं और घर के स्कूल के अंदर रहते हैं। अब उन्होंने एक स्कीम बना दी है जिसमें वो हर बच्चे को क्लास के बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए बताया जाता है कि करें, और जितनी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं आउटडोर, उतना ही उनका मायोपिया बढ़ने की चांसेस कम हो जाती है। सो एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ मस्ट। जो पहले आप देखें गांव में लोग बच्चे बाहर गिल्ली डंडा या साइकिल कुछ भी लेके चल पड़ते थे, आजकल के बच्चे ऑन द सेल फोन एंड ब्लू लाइट, लैपटॉप्स, indoor is fine, but essentially they have to step out and do exercises, and exposure to sunlight is a must for having a healthy eyes later on. So ये तो myopia की स्टडी जो चल रही है, which is one of the biggest studies in Singapore एरिया में चल रही है, इसको एटम स्टडी कहते हैं, वो चल रही है। दूसरा, खाना पीना। अगर आपको डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं एंड यू कीप ईटिंग दैट, और आपको लिपिड प्रोफाइल आपके डिरेंज है, तो आपको कैटरेक्ट बनने की चांसेस ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ओबेसिटी अगर ज़्यादा है आपको तो कैटरेक्ट जल्दी बन सकते हैं आपको। और एसेंशियल अमाइनो एसिड अगर बॉडी में नहीं मिल रहे हैं आपको खाने के लिए, तो उन केसेस में भी कई बार डिफिशिएंसी से कैटरेक्ट बन सकते हैं। और आपने खुद मोबाइल का जिक्र किया, आजकल हम देखते हैं माँ अगर किचन में बिजी हैं तो बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया जी, तो ये इन चीज़ों से जितना दूर रखा जाए जी उतना अच्छा होगा आंखों के लिए। दीज आर डिस्ट्रैक्शन। दूसरी चीज़ एक और बोलना चाहूँगा मायोपिया के लिए, जो इंडिया में लागू होती है कि हम खुश होते हैं, मेरा 3 साल का बच्चा है वो A to Z पढ़ लेता है और 1 to 100 लिख लेता है। इट्स नॉट अ बिग डील।
वो 5 साल के बाद भी सीख जाएगा और बाद में भी सीख जाएगा। किंतु अगर वो पास का काम का अपरेटस जल्दी शुरू करता है तो वो मायोपिक 100% बनेगा और उसका नंबर हो सकता है 6, 7, 8 ना रुक के 15, 16, 17, 18 तक पहुंच जाए। उसके लिए कुछ और ऑपरेशन करने पड़े। सो हमें बच्चों को टिल 4-5 ईयर्स आई थिंक वी शुड लेट देम लूज, लेट देम प्ले अराउंड विद जो करना चाहे करें, पर जब सीरियस स्टडी आएगी तब उनको देखा जाएगा। किंतु आई थिंक वो भेड़ चाल चल पड़ी है आजकल के। मेरे बच्चे को ए से जेड तक सारा आता है, वो 3 साल का है अभी, विच इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आई थिंक वो 1 महीने या 1 साल 2 साल बाद दूसरा बच्चा उतना ही कवर कर लेगा। सो आई थिंक वी शुड नॉट टैक्स दिस किड्स एट द अर्ली एज एंड रिड्यूस मायोपिया इन डूइंग सो। और आखिर में एक छोटा सा जवाब अगर आप ले दें कि जैसे कई लोग हैं जो धुएं में काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जिनको बहुत मोतियाबिंद हो रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा एक बार अगर आप बताएं कि सरकारी अस्पताल में किस तरह का इलाज उपलब्ध है, क्या ये इलाज मुफ्त भी होता है? कैटरैक्ट अभी जो है वो पॉलिसी एम्स 2020 पॉलिसी में कैटरैक्ट ज़्यादातर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन सबको फ्री किया जाता है, लेंस भी फ्री दिए जाते हैं उनको। अब कुछ जगह पर इंडियन लेंसेज लगते हैं कुछ विच आर इक्वली गुड। मैंने जैसे बोला क्वालिटी में थोड़ा 19-20 फ़र्क ही होता है, मगर रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इनमें। और ज़्यादातर जगह पर हॉस्पिटल्स में आई थिंक कैटरैक्ट का इलाज फ्री किया जाता है और ज़्यादातर जगह पर उनको अपग्रेड कर दिया गया है। उनको आँख का लेंस की मेजर करने के लिए मशीन चाहिए होती है, बायोमेट्री कहते हैं जिसको, ज़्यादातर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। और फेको मशीन्स भी ज़्यादातर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, तो फेको ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं इसमें। और कुछ जगह पर SICS जिन्हें हम मशीन के द्वारा नहीं पर मैनुअल सर्जरी कहते हैं, जिसमें बड़ा चीरा लगता है पर वो टांका नहीं लगाना पड़ता उसमें, स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, उससे भी सक्सेसफुल हो सकता है और उसमें कॉस्ट और कम हो जाती है सर्जरी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खोखर स्टूडियो में आने के लिए और जो इतने अच्छे सुझाव, ज़रूरी सुझाव है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने देखा कि कैसे मोतियाबिंद से लड़ाई आज आसान हो गई है। अत्याधुनिक तकनीकों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बहुत आसान और प्रभावी बना दिया है। और आपको बता दें कि हाल में जो WHO के आंकड़े थे उसके अनुसार 2003 से भारत में मोतियाबिंद के कारण होने वाली नेत्रहीनता में अब 25% की कमी आ गई है और इसका कारण है मोतियाबिंद सर्जरी के प्रति लोगों में जागरूकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी इसे लेकर जागरूकता जरूर आई होगी। तो आप भी जागरूक रहिए और आज दी गई सलाह और सुझाव को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।